Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. Tiwari sir. Good morning, sir. कैसे हैं? We are very happy. I am very happy to announce you all in the continuation of our guest lecture series. We have got today Dr. Adityanath Tiwari, who is a very talented personality of Ayurveda, upcoming talented personality of Ayurveda. Presently, he is working as associate professor in the Department of Rog Nidan and Vikruti Vigyan at Chaudhary Prem Prakash Charak Ayurveda Sansthan, New Delhi. Dr. Tiwari has completed his BMS study from Banaras Hindu University, वाराणसी काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना BMS कंप्लीट किए। उसके बाद जो है उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से पूरा किए। उसके बाद आफ्टर दैट ही स्टार्टेड हिज लेक्चर्स हिज जॉब इन डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ आयुर्वेद कॉलेजेस ऑफ पंजाब। After that, after completion of 5-6 years of teaching experience, he has selected as associate professor in चरक आयुर्वेद संस्थान। तो अभी हम लोग का जो आज का सीरीज जो आयुर्वेद के बारे में हम लोग का चल रहा चर्चा है, करीब लगातार 10-12 दिनों से हम लोग जो वेबिनार पे हम लोग हैं। आज का जो इस कड़ी में जो टॉपिक सर ने डिसाइड किए हैं या सर ने दिए हैं वो है आपका संप्राप्ति, मतलब आपका इवोल्यूशन ऑफ डिजीज इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में कैसे करके डिजीज का इवोल्यूट, अभी तक हम लोग भाई कैसे डिजीज हो रहे हैं, हम लोग कैसे कोविड-19 के बारे में, उसका ट्रीटमेंट के बारे में, उसका प्रिवेंशन के बारे में हम लोग काफी सारे चर्चा किए और काफी वेल रिनाउंड पर्सनालिटीज में हमने हम लोग को इस बारे में काफी दिए हैं। तो आज सर ने जो है जो टॉपिक हम लोग को दिए हैं, इसलिए भाई आपका डिजीज कैसे होता है और आप लोग उससे कैसे डिजीज होने के समय में ही आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं उसे। So without any wasting any more time, I am requesting Dr. Adityanath Tiwari to start his lesson stage. Hello. हाँ, please start, sir. हाँ जी सर। हाँ, मुझे सबसे पहले तो मौका देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जैसी पहले हमारी चर्चा हुई थी कि हम लोग बात करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ संप्राप्ति के संप्राप्ति क्या चीज है, तो उसी कंटिन्यूएशन में मैं आज शुरू करा संप्राप्ति के बारे में। तो जैसा आप सब जानते हैं कि संप्राप्ति निदान पंचक का एक पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ निदान पंचक। और आयुर्वेद में डिस्क्राइब करते समय दो चीजों पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया। एक था रोगी परीक्षा और दूसरी थी रोग परीक्षा। तो जो रोगी परीक्षा वाला कंटेस्ट था वो आप देखेंगे त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा, पंचविध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं दी हुई हैं। तो आउट ऑफ दिस पंचविध परीक्षा जो है निदान पूर्व रूपाणी उपशयस तथा संप्राप्ति विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृतम, ऐसे करके दिया आचार्य माधव ने। ये जो 5 चीजें हैं निदान पूर्व रूप, संप्राप्ति और उपशय, तो ये 5 चीजों का मेन रोल है रोग जानने के उपाय के तौर पर। और बाकी जो सारी चीजें बताई गई, त्रिविध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, मुख्यतः रोगी परीक्षा के लिए बताई गई। तो इन 5 परीक्षाओं में निदान पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि जब आप चिकित्सा पढ़ते हो तो उसमें एक लाइन आती है संप्राप्ति विघटनम एवं ही चिकित्सा। आपका विघटन जो है चिकित्सा का वही पार्ट है। जब आप निदान पढ़ते हो तो कहते हैं संक्षेपतः क्रिया योगो निदान से परिवर्जनम। जब तक आप निदान का परिवर्जन नहीं करोगे तब तक आप चिकित्सा की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही उन्होंने कहा कि संप्राप्ति विघटनम एवं ही चिकित्सा की संप्राप्ति का विघटन जब तक नहीं होगा तब तक आप चिकित्सा की तरफ मूव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक बार आपने संप्राप्ति विघटन नहीं किया और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया तो क्या होगा कि संप्राप्ति दोबारा चलती रहेगी। जैसे एक हम कॉमन सा एग्जांपल है कि किसी को टाइफाइड हो गया और उसको टाइफाइड के सिम्टम के तौर पे फीवर है, और हमने क्या किया कि फीवर को रिलीव करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे दिए, तो फीवर तो सबसाइड हो गया।
लेकिन हमने क्या किया कि केवल जो फीवर के लिए रिसेप्टर्स है उनको सप्रेस कर दिया। हमने संप्राप्ति चिकित्सा किया ही नहीं, संप्राप्ति की तरफ हम बढ़े ही नहीं। मतलब जो हमारा कॉस्टिक फैक्टर था उसके लिए हमने चिकित्सा नहीं किया, हमने चिकित्सा किया केवल किसके लिए, ज्वर के लिए। तो हमने एंटीबायोटिक दे दिया और जो टेम्परेचर था वो निकल गया। लेकिन क्या होगा कि टेम्परेचर तो निकल गया, संप्राप्ति जब तक चलती रहेगी तब तक दोबारा फिर फीवर होता रहेगा। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि संप्राप्ति विघटन चिकित्सा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप टाइफाइड के बैसिलाई के लिए कोई दवा नहीं देते, उसकी बैक्टीरिया के लिए कोई दवा नहीं देते, तब तक एक्चुअली चिकित्सा नहीं मानी जाएगी। तब तक क्या होगा कि आप केवल उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको संप्राप्ति जानना जरूरी है कि कौन सी संप्राप्ति है और संप्राप्ति में कौन कौन से घटक है और किस टाइप की संप्राप्ति के लिए आपको कौन सा औषधि देना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन सी संप्राप्ति में क्या चल रहा है। तो इसलिए संप्राप्ति का अपना महत्व बन जाता है कि आप जानिए कि रोग की एक्चुअल संप्राप्ति क्या है। अगर संप्राप्ति विघटन नहीं करते, आप केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, तो अपने आप ही रोग चलता रहेगा, एकदम खत्म नहीं हो सकता कभी भी। तो असंप्राप्ति में क्या बताया उन्होंने कि किसको कहते हैं, व्याधिजनक व्यापार विशेष युक्तम। कहते हैं जो व्याधिजनक व्यापार है, जो जिसके थ्रू व्याधि उत्पन्न हो रही है, दैट इज नोन एज संप्राप्ति। ये माधव निदान का कोट है, व्याधिजनक व्यापार विशेष युक्तम। या फिर और अच्छा अगर समझना आपको तो बेटर तरीका क्या है कि आप दो की संप्राप्ति लीजिए, यथा दोषेण दुष्टेण यथा चानुविसर्पिता और निवृत्तिर आमयस्यासो संप्राप्तिर जागती आगति। ये तो संप्राप्ति की एक सामान्य परिभाषा उन्होंने दे दिया कि यथा दोषेण दुष्टेण, कैसे दोष दुष्ट हुए, यथा चानुविसर्पिता, कैसे उनका विसर्पण हुआ, और निर्वृत्तिर आमयस्यासो, आमय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये तीन फिगर्स मिलकर के बनाते हैं संप्राप्ति को। तीन फिगर कहते कैसे दोष का दूषण हुआ, कैसे उनका विसर्पण हुआ, और कैसे रोग की उत्पत्ति हुई। दिस एंटायर फिनोमेना इज नोन एज संप्राप्ति। फिर उसी में आप नेक्स्ट लाइन देखोगे आप, तो नेक्स्ट लाइन क्या देते हैं कि संख्या विकल्प विधि, ऐसे 6 प्रकार की बता दी उन्होंने। संख्या विकल्प, प्राधान्य विधि, विकल्प, बल, काले भेदस्तु, षष्ठधा। तो इस संप्राप्ति में आप 2 चीज देखते हो। एक तो उन्होंने परिभाषा दे दिया कि यथा दोषेण दुष्टेण यथा चानुविसर्पिता और निवृत्तिर आमयस्यासो, ये एक सामान्य परिभाषा हो गई। फिर उन्होंने उसके 6 प्रकार बता दिए। तो इस पूरे एनालिसिस 2 लाइन 3 लाइन को जब आप एनालिसिस करोगे तो इसमें क्या आता है कि जो इनिशियल 2 लाइन्स हैं वो बेसिकली क्रियाकाल को रिफ्लेक्ट करती है। क्रियाकाल आप देखो क्या कहता है कि संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदिश्चियो वेत्तम नराणाम सभेदिशक। तो वो बताता है कि कैसे संचय हुआ, कैसे प्रकोप हुआ, कैसे प्रसर हुआ, कैसे स्थान संश्रय हुआ, और कैसे उसकी दूसरी सम्मूर्छना हुई, फिर उसका रूप व्यक्त हुआ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो ऊपर का 2 लाइन बताया, यथा दोषेण दुष्टेण, तो हाउ कैसे दोष दूषित हुए, वो कैसे उनका संचय हुआ, कैसे उनका प्रकोप हुआ, कैसे उनका प्रसर हुआ, और कैसे उनका स्थान संश्रय हुआ। ये 4-5 चीज 6 चीजें मिलकर के एक सामान्य संप्राप्ति बनाती हैं, जो आप हर रोग के लिए अप्लाई करते हो। जैसे अब ज्वर का आप ले लो एक कंटेस्ट, ज्वर ही हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मिथ्या आहार विहाराणाम दोषा ही आमाशय आश्रय बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वर स्वेदा रसानुगा। कि मिथ्या आहार विहाराभ्याम यथा दोषेण दुष्टेण, मतलब क्या हो गया, मिथ्या आहार विहाराभ्याम, कि मिथ्या आहार विहार से दोष दूषित हुए। फिर कहते हैं कि यथा चानुविसर्पिता, कैसे उनका विसर्पण हुआ पूरे शरीर में। तो कहता है ज्वरदा स्वी रसानुगा, रसवाही स्रोतों के थ्रू पूरे शरीर में उनका प्रसरण हुआ। फिर कहता है निर्वृत्ति, और दूसरा क्या कहता है, बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि, कोष्ठाग्नि को बाहर निकाला और फिर रसवाही स्रोतों के थ्रू पूरे शरीर में भ्रमण करके इसने ज्वर को उत्पत्ति किया। तो ये पूरा एक जनरल सा संप्राप्ति हो गया।
तो बेसिकली ये जब जब जनरल संप्राप्ति पढ़ते हो, इसमें कोई विशेष उसमें नहीं बताया, किसी दोष का कोई विशेष गुण नहीं बताया। तो एक जनरल संप्राप्ति हो गई है। ये 2 लाइनें आप इससे देखते हो कि यथा दोषेण दुष्टेण यथा चान विसर्पिता। तो ऐसे आप मान लो टाइफाइड की हम लोग बात कर ले दोबारा, तो कहता है यथा दोषेण दुष्टेण, कैसे दोष दूषित हुए। तो कहता है कि अब मॉडर्न एस्पेक्ट में आप आ जाओगे तो कहता है कि जो सैल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया है, दैट इंटर्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर यथा दोषेण दुष्टेण यथा औचक। और क्या हुआ कि अंदर जाने के बाद फिर वो लिम्फेटिक्स में चला गया। तो यथा दोषेण दुष्टेण यथा चान विसर्पिता। फिर क्या हुआ, कहता मल्टीप्लाई करता गया, संचय उसका संचय हुआ जाकर के कहां पे, लिम्फेटिक्स में। फिर वो मल्टीप्लाई करता गया जब तक कि सफिशिएंट नंबर में पहुंच नहीं गया, अनलेस इट रीचेस अप टू ए मार्क दैट इट कैन कॉज डिजीज, तब तक ये बढ़ता जाता है। तो क्या हुआ, प्रकोप किसको कहते हैं, चयो वृद्धि स्वधामन्यो और प्रकोपस्तु उन्मार्गामिता। चयो वृद्धि, जहां पे संचय हुआ लिम्फेटिक्स में, वहां पे इसका नंबर बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया तो इट लीड्स टू ब्रस्टिंग ऑफ दैट लिम्फेटिक्स ग्लैंड्स, पेयर्स पैचेस को ब्रस्ट कर देता है। तो प्रकोप हो गया, उसका ब्रस्ट करके बाहर निकल गया। फिर उसका प्रसर हुआ। प्रसर कैसे हुआ, ब्लड में चला गया। तो ब्लड में जाते ही उसका प्रसर पूरे शरीर में हो गया। तो 3 स्टेप्स आपके आ गए, संचय हो गया, प्रकोप हो गया, प्रसर हो गया। तो देखो आप क्या होता है कि जब संचय होता है तो उसकी कुछ आई हुई है, उसके कुछ जो है लक्षण बताए हुए हैं। आपको याद होगा क्रियाकाल के रेफरेंस में कि संचय का कुछ लक्षण बताया हुआ है। तत्र संचिता राम खरदोषा राम स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा पीता वास्ता मंदोस्मता चांगा नाम गौरव आलस्यम चेती, है ना। ऐसे चय कारण विदेशस चेती, ऐसे करके सा प्रथमा क्रियाकाल, ये क्रियाकाल का कुछ लक्षण होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई दोष या कोई मान लो आप बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आता है, तो ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन देयर आर सम सिम्टम्स, तो दे आर नोन एज सिम्टम्स बाय दैट दोष। वो बेसिकली रोग के लक्षण नहीं होते। ऐसे ही फिर प्रकोप होता है। प्रकोप के समय कुछ लक्षण बताए हुए हैं, तेषाम प्रकोपात कोष्ठ तो संचरण अम्लिका पिपासा परिदाह अन्न द्वेष हृदय क्लेदस जायते। फिर प्रकोपित होने के कुछ लक्षण बताए हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब बैक्टीरिया ब्लड में जाके मिक्स करता है तो दे रिलीजेस सब एक्जोटॉक्सिन्स दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिम्टम। जैसे जब आप टाइफाइड का बैक्टीरिया ब्लड में जाता है तो दैट रिलीजेस सम एक्जोटॉक्सिन्स दैट कॉजेस राइज इन टेम्परेचर। तो कहते हैं ना, अब जब गया तो उस प्रकोप की वजह से एक लक्षण आया, दैट वाज राइज इन टेम्परेचर। ऐसे प्रकोप का आप देखोगे तो उसमें पित्त के लक्षण में बताया हुआ है, ओस चोस दाह, ओस चोस परिदाह, धूमयानी पित्तश्च लिंगानी, है ना। वो पूरा देखना आप। एवं प्रकृता नाम च प्रसरताम वायुर्व्यमार्गमन आटोपो ओस चोस दा परिदाह धूमयानानि पित्तानि अरोचक अविपाक अंगसात छर्दिश चेती श्लेष्मानी लिंगानी हो। तो प्रकोप में वात के, पित्त के, कफ के अलग अलग लक्षण बता दिए। तो जब आप यहां तक आते हो संचय, प्रकोप और प्रसर तक, तो संप्राप्ति के ये 3 पार्ट आ जाते हैं उसके निदान वाले पोर्शन में। जब आप निदान पंचक से कंपेयर करते हो तो संप्राप्ति का ये जो 3 पोर्शन है, संचय कैसे हुआ, प्रकोप कैसे हुआ, प्रसर कैसे हुआ, ये तीनों आ गया निदान के कंटेस्ट में। अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया अगर हम उसी कंटेस्ट में लेते रहे, या जो निदान है वो पूरे शरीर में भ्रमण करता है, तो कहते हैं ना कि प्रकुपिताणाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावितम यत्र संखा वैगुण्यात व्याधिस तत्र उपजायते। तो जब तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रकोप के बाद फिर जाकर के स्थान संश्रय होता है। तो स्थान संश्रय पे क्या होगा, एक विशेष चीज होती है कि दोष दूसरी सम्मूर्छना होगी। तो दोष दूसरी सम्मूर्छना होने से पहले और जो दोष के विशिष्ट लक्षण आते हैं उसको पूर्व रूप कहते हैं, और जब दोष दूष सम्मूर्छना हो गई तो उसको रूप कहते हैं, है ना। तो संचय हुआ, प्रकोप हुआ, प्रसर हुआ,
फिर स्थान संश्रय हुआ। स्थान संश्रय होने के बाद अगर कोई लक्षण आते हैं विदाउट दोष दूष समूर्छना तो दे आर नोन एज पूर्व रूप, और जब हो गया तो दैट इज नोन एज रूप। दोष दूष समूर्छना जंतु जुरादि रूप व्याधि, है ना, कहते हैं दोष दूष समूर्छना जंतु जुरादि रूपो व्याधि। जब दोष दूष समूर्छना हो गई उसके बाद जो लक्षण आते हैं वो व्याधि के आते हैं, और जो दोष दूष समूर्छना होने के पहले आते हैं, स्थान संश्रय होने के पहले, दे आर नोन एज सिम्टम्स ऑफ दैट पार्टिकुलर दोष। वात दोष के होंगे, पित्त दोष के होंगे, या फिर कफ दोष के होंगे। तो ये पूरी एक संप्राप्ति हो गई। जब यहीं तक आपको संप्राप्ति विघटन में यहीं पे करना है, क्योंकि क्रियाकाल का महत्व भी यही बताया ना, संचय अफ्रिता दोषा लभंते ना उत्तरागति। तो संचय में आपने कर लिया, इंक्यूबेशन पीरियड में कर लिया। संचय दो प्रकार का बताया, संचय क्षय पूर्वक बताया और एक अचय पूर्वक प्रकोप बताया, प्रकोप के रेफरेंस में। तो एक तो संचय हो गया जिसका कोई इंक्यूबेशन पीरियड है, और दूसरा हो गया जिसका इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है। जैसे आज के डेट में आप कोई वायरस देखते हो तो कहता है ये 14 दिन तक अपने आप को एक्टिवेट करेगा, फिर सिम्टम्स लाएगा, तो दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। तो प्रकोप हुआ किसके बाद? क्षय के बाद। और अचय पूर्वक प्रकोप हुआ कि फूड पॉइजनिंग हुआ शाम को, और 1 घंटे बाद अपने आप सिम्टम आना शुरू हो गया, तो दैट इज नोन एज अचय पूर्वक प्रकोप। क्षय पूर्वक प्रकोप और अचय पूर्वक प्रकोप, ऐसे दो प्रकार के प्रकोप बताया कि जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड है, दैट इज नोन एज क्षय पूर्वक प्रकोप। या जो जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है, कोई सड़क पे जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो दैट इज नोन एज अचय पूर्वक प्रकोप। तो ऐसे ही ये जो 6 स्टेजेस बताए गए हैं क्रियाकाल के, दे आर द पार्ट ऑफ जनरल संप्राप्ति। ये हर एक रोग में आपको मिलेगा कि संचय होगा, प्रकोप होगा। प्रकोप दो प्रकार से हो सकता है, क्षय पूर्वक हो सकता है या अचय पूर्वक हो सकता है। फिर प्रसर होगा, फिर स्थान संश्रय हो गया, फिर व्यक्ति होगा। फिर व्यक्ति में क्या होगा कि रोग के लक्षण आपको दिखाई पड़ जाएंगे, और अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये जनरल संप्राप्ति, आप किसी भी रोग के बारे में पढ़ते हो तो एक जनरल संप्राप्ति आती है। जैसे आप अत्सार के बारे में पढ़ते हो तो क्या दे दिया उन्होंने? समसम्य अपाम धातुर अग्निम प्रोद्ध शक्रिन मिश्रा वायुना अध प्रुन्ना सरत्यतिवातिसारम। क्यों कहता है कि अग्निमंद हुआ, अग्निमंद होने की वजह से जल धातु का प्रदूषण हुआ, और वो जल धातु मल के साथ मिल गया, और उस जल धातु के साथ मिले हुए मल को वायु के द्वारा तीव्र गति से अधो मार्ग से निकाला जाता है, दैट इज नोन एज अतिसार। तो आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि कैसे दोष की दुष्टि हुई, यथा दोषेण दुष्टेण कैसे हुई, कि निदान सेवन से जब वात या पित्त या कफ दोष दूषित हुए तो उन्होंने क्या किया? समसम अग्नि को मांद कर दिया। उस अग्नि मांद से क्या हुआ? अपाम धातु प्रदुष्ट, अपाम धातु प्रदुष्ट हुई। अपाम धातु प्रदुष्ट होने के बाद क्या हुआ कि जल की मात्रा या जलीय धातु की मात्रा बढ़ गई और वो मल के साथ मिल गया। तो इसमें आप एक जनरल संप्राप्ति पढ़ रहे हैं कि कैसे हुआ। इसी में जब आप नेक्स्ट पढ़ते हो, तमाहुर व्याधिम घोरम षड्विधम तब बदंती, अब गया तमाहुर व्याधिम घोरम तम षड्विधम बदंती। तो ये जो पोर्शन है इसका, तमाहुर व्याधिम घोरम षड्विधम तब बदंती, ये रिफ्लेक्ट करता है संख्या संप्राप्ति को। एक 3 लाइन मैंने आपको बताया कि 2 लाइन सामान्य संप्राप्ति हो गई, तीसरी लाइन में विशिष्ट संप्राप्ति कहा गया। तो संप्राप्ति 2 तरह की हो गई, एक संख्या संप्राप्ति हो गई और दूसरी विशिष्ट संप्राप्ति हो गई। जो सामान्य संप्राप्ति थी वो आ गई यथा दोषेण दुष्टेण के थ्रू, और जो विशिष्ट संप्राप्ति थी वो संख्या, प्राधान्य, विकल्प, विधि, बल, काल, ऐसे 6 प्रकार का बताया। बेसिकली 5 का बताया, आपने पढ़ा होगा 6 का 6वां विधि स्पेशल है। तो ऐसे 6 प्रकार की संप्राप्ति आ गई। तो जब अत्सार का निदान आपने पढ़ा तो सारी संप्राप्ति, तो पहली जो 2 लाइन थी इनिशियल, पहली लाइन पूरी और दूसरी लाइन का आधा वो सामान्य संप्राप्ति की तरफ गई। और जब दूसरी संप्राप्ति, दूसरी लाइन आपने पढ़ी, दूसरी लाइन का शेष भाग कौन सा कि तमाहुर व्याधिम घोरम षड्विधम तम बदंती, तो संख्या आ गई, है ना। और फिर इसको कहते हैं विशिष्ट संप्राप्ति, जहां पर आप संख्या काउंट करते हो, दैट इज नोन एज
विशिष्ट संप्राप्ति, संख्या स्यात् गणितम, मतलब काउंटिंग जहां पे करते हो, दैट इज नोन एज संख्या संप्राप्ति। अब क्या हुआ कि सामान्य संप्राप्ति के बाद विशिष्ट संप्राप्ति की तरफ हम लोग आए, तो विशिष्ट संप्राप्ति में 6 प्रकार की संप्राप्ति हो गई। तब आप एक एक चीज के बारे में सोचते हो कि संख्या के बारे में सोच रहे हैं, संख्या स्यात् गणितम। जब आप संख्या में कहते हो कि ज्वर के 8 प्रकार हैं, अतिसार के 6 प्रकार है, प्रमेह के 20 प्रकार हैं, तो दैट इज नोन एज संख्या संप्राप्ति। जब आप अलग अलग चीजों की काउंटिंग करते हो तो दैट इज नोन एज संख्या संप्राप्ति। या जैसे आप कहते हो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में 60 स्टूडेंट हैं, बीएमएस सेकेंड ईयर में 40 स्टूडेंट हैं, तो 2 अलग अलग क्लासेस के बीच में आप तुलना कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज संख्या संप्राप्ति। संख्या स्यात् गणितम, 2 अलग अलग चीजों की गणना करना, दैट इज डिफाइंड एज संख्या संप्राप्ति। तो जब आप अतिसार की गणना कर रहे हैं, तमाहुर व्याधिम घोरम षड्विधम तम बदंती, या ज्वरो अष्टधा, ज्वर 8 प्रकार के हो गए, तो ऐसी संप्राप्ति को जिसमें आप अलग अलग चीजों को डिफाइन करते हो, दैट इज नोन एज संख्या संप्राप्ति। तो संख्या के बाद इसी कंटेस्ट में आप देखो विधि संप्राप्ति आ गई, संख्या के बाद विधि संप्राप्ति, जिसको आप, अब क्या हुआ, एक कॉमन सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में 60 स्टूडेंट है और बीएमएस सेकेंड ईयर में 40 स्टूडेंट है, इसको हमने बोला कि संख्या संप्राप्ति है। फिर हमने क्या किया, इसको फर्दर डिवाइड किया कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में 30 मेल स्टूडेंट्स है और 30 फीमेल स्टूडेंट। तो जब एक बीएमएस को जब हम डिफाइन कर रहे हैं या फर्दर डिवाइड कर रहे हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर को, तो उसको कहते हैं विधि संप्राप्ति। अंतर जातीय गणना इज नोन एज विधि संप्राप्ति। जब आप कहते हो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में 30 मेल है, 30 फीमेल है, बीएमएस सेकेंड ईयर में आउट ऑफ 40 22 मेल है, 18 फीमेल है, तो चूंकि आप अलग अलग क्लासेस की फिर से डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज विधि संप्राप्ति। अब विधि संप्राप्ति को कैसे आप समझोगे, अतिसार के रेफरेंस में बताता हूं मैं कि दूसरी लाइन अभी मैंने आपको बताया कि 6 प्रकार का हो गया है ना, तमाहुर व्याधिम घोरम षड्विधम तम बदंती, 6 प्रकार का हो गया। अब कैसे, तो दोषैर एक एक सर्वशैश्चैर चैव शोके नान्य और आमेन षष्ठ च उक्ता। अब उन्होंने क्या किया कि ज्वर के 6 प्रकार है, दोषज 3 है, वातज, पित्तज, कफज, और चौथा है सन्निपातज। 5वां आ गया कौन सा, आमज, और 6वां आ गया शोकज। तो अब हम अतिसार को ही डिफाइन कर रहे हैं कि अतिसार 6 प्रकार का है, ये संख्या संप्राप्ति हो गई। और जब हमने ये काउंटिंग शुरू कर दिया कि अतिसार वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है, शोकज है और भयज है, तो जब हमने ये डिफाइन किया तो दैट इज नोन एज विधि संप्राप्ति। तो संख्या संप्राप्ति आ गई, फिर आ गई विधि संप्राप्ति। तो जब संख्या संप्राप्ति बता दिया आपको, तो फिर विधि संप्राप्ति बताने की जरूरत क्या थी, क्योंकि संख्या में तो आप काउंटिंग ही कर रहे थे। तो विधि संप्राप्ति में क्या होता है कि आप चिकित्सा का आपका लाइन बदल जाता है। जब आप फर्दर उसका डिवाइड कर देते हो कि मान लो आप वातज अतिसार है, तो फिर आप ऐसा चिकित्सा करते हो जो वात प्रधान होता है, या फिर शोकज अतिसार है तो आप ऐसी चिकित्सा देते हो जो शोकज अतिसार के लिए लागू हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अब आचार्य चरक ने ज्वर के रेफरेंस में कहा काम शोक भयाद वायु, कि काम शोक और भय से वायु प्रकोप होता है। तो अब जब वायु प्रकोप हो रहा है तो वातज अतिसार की क्या जरूरत थी, या फिर अगर वात प्रकोप ही हो रहा है तो फिर शोकज अतिसार की क्या जरूरत थी। तो वहां पे हेतु प्रतिनिधि चिकित्सा बताई उन्होंने कि ऐसा करोगे तो आप हेतु प्रतिनिधि चिकित्सा में क्या होगा कि अगर भय है तो आपको भय के लिए चिकित्सा भी देनी पड़ेगी और वातज चिकित्सा भी देनी पड़ेगी। ऐसे ही मान लो शोकज है तो हर्षण चिकित्सा देनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको वातज चिकित्सा देनी पड़ेगी। तो ये हो गया संख्या, और दूसरा आ गया विधि संप्राप्ति। तीसरा हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस कर लेते हैं विकल्प संप्राप्ति। एक विकल्प संप्राप्ति तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कहता है विकल्पों अंशांश कल्पना
जब एक अंश की आप कल्पना करते हो तो दैट इज डिफाइंड एज विकल्प संप्राप्ति। जैसे अतसार के रेफरेंस में जब आप पित्तज अतसार पढ़ते हो तो पित्तज अतसार में क्या कहता है, द्रवत्वात् सरत्वात् अग्निमुफंति, कि द्रवत्वात् अग्निमुफंति, जो पित्तज में द्रवत्व गुण है अगर वो बढ़ जाए तो वो अग्नि को मंद कर देता है। तो आप पूरे पित्त के सारे लक्षणों में से आप केवल द्रवत्व की गणना कर रहे हैं। या वातज अतसार में जब आप देखते हो तो वात का गुण क्या है, तत्र रुक्षो लघु सीता सूक्ष्मस चलो अनिला, तो उसमें से आप केवल शीत गुण देख रहे हैं कि शीत गुण बढ़ गया तो उसने अग्निमांद किया, उससे पित्तज अतसार हुआ। या जैसे प्रमेह में आ जाओ आप, अत्यर्थम शीतलम मधुरम, है ना, शीतमेह का गुण है, ये शीतमेह का लक्षण है, अत्यर्थम शीतलम मधुरम, तो शीतल गुण बढ़ गया कफ का और मधुर गुण बढ़ गया, दैट लीड्स टू शीतमेह। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर गुण की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज विकल्प संप्राप्ति। जब आप दोष के एक गुण के बारे में सोचते हो तो दैट इज नोन एज विकल्प संप्राप्ति। बहुत सारी जगह पे आप देखोगे जिसमें दिया हुआ है कि एक पार्टी प्रमेय इटसेल्फ आप देखो तो प्रमेय में हर गुण के हिसाब से 10 प्रमेय बताए हुए, तो ये आ गया विकल्प संप्राप्ति। तो संख्या हो गया, विधि हो गया, विकल्प हो गया, प्राधान्य संप्राप्ति आ गया, तरतमाभ्याम प्राधान्यम उपलब्धते, तर और तम भेद से प्राधान्य संप्राप्ति की गणना की जाती है। मतलब जब तीनों दोषों का प्रकोप हो तो सबसे ज्यादा किस दोष की चिकित्सा पहले करनी है, जब आप ये जो सोचते हो तो दैट संप्राप्ति इज नोन एज प्राधान्य संप्राप्ति। जैसे मान लो आप कि वात वृद्ध है, पित्त वृद्धतर है और कफ वृद्धतम है, आ गया वृद्ध आ गया, वृद्धतर आ गया और वृद्धतम आ गया। तो जब आप वृद्धतम के बारे में सोचते हो तो सबसे ज्यादा जो दूषित है सबसे पहले उसकी चिकित्सा करते हो। तो ऐसी चिकित्सा जिसमें सन्निपात हो या संसर्ग हो और दोष प्राधान्य के ऊपर जब आप करते हो तो दैट इज नोन एज प्राधान्य संप्राप्ति। जैसे इन्होंने कहा कि ज्वर में सबसे पहले पित्त की चिकित्सा करिए, दैट इज फॉलोड बाय कफ या वात। तो जब आप ये सोचते हो कि किसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाते हो और सोचते हो सबसे पहले हम किसकी चिकित्सा करेंगे, एक पार्टिकुलर दोष पे फोकस करेंगे, और जब एक पार्टिकुलर दोष पे आप फोकस करते हो तो दैट इज नोन एज प्राधान्य चिकित्सा, और जब आप उसके गुण के ऊपर फोकस करते हो तो दैट इज नोन एज विकल्प चिकित्सा, विकल्प संप्राप्ति। तो संख्या हो गया कि एक दो अलग अलग चीजों में काउंट कर रहे हैं, विकल्प विधि हो गया एक ही चीज को काउंट कर रहे हैं, और विधि और विकल्प हो गया कि उस पार्टिकुलर दोष में, जैसे वातज अतसार में आप शीत गुण को कंसीडर कर रहे हैं, पित्तज अतसार में आप द्रवत्व गुण को कंसीडर कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज विकल्प संप्राप्ति। उसके बाद फिर आ गया प्राधान्य की, अगर संसर्ग या सन्निपात है तो कौन सा वृद्ध है, कौन सा वृद्धतर है और कौन सा वृद्धतम है, इसकी चिकित्सा जब आप इसकी सोच करके चिकित्सा करते हो दैट इज नोन एज प्राधान्य संप्राप्ति। फिर आ गया बल। बल संप्राप्ति में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि आप बल संप्राप्ति को रोगी और रोग दोनों के बल को कंसीडर करते हो। मान लो आपको किसी बच्चे के लिए डोज बनानी है या किसी वृद्ध आदमी के लिए डोज बनानी है, तो फिर बल के हिसाब से उसको देंगे ना, कि अगर रोगी बहुत बली है तो डोज उस हिसाब से मॉनिटर करेंगे, या रोग बहुत बढ़ा हुआ है तो नंबर ऑफ ड्रग उस हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो बल का मतलब हो गया कि रोग और रोगी दोनों के आधार पे आप काम करते हो। या ये आप जब देखते हो कि जो दोष कारक हेतु है वो कितना बली है, तीन वो आ गया कि आप वो किससे ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, सेंसिटिविटी आपने उसकी चेक कर लिया कि अगर आप एरिथ्रोमाइसिन से ज्यादा इफेक्टिव है तो एरिथ्रोमाइसिन आप देते हो, आप देखते हो कि सिप्रोफ्लॉक्स से है तो सिप्रोफ्लॉक्स देते हो, सिफोटेक्सिन से है तो सिफोटेक्सिन देते हो। तो आप बल सोच रहे, निदान का बल सोच रहे, रोग कितना ज्यादा है उसका बल सोच रहे, और रोगी कितना रोगी हो गया, निदान हो गया, रोग हो गया। मान लो किसी को आप कह देते हो कि चलो पैरासीटामोल 500 पे ही काम कर जाएगा, किसी को आप कहते हो नहीं आप 650 वाला लोगे। तो ये डिसाइड आप कैसे करते हो, या तो रोग का बल देखते हो या फिर रोगी का बल देखते हो। पैरासीटामोल दोनों में तो यही आएगा ना कि आइदर साइड आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट आ गया
कौन सा काल संप्राप्ति। तो काल में क्या था कि वह अहोरात्रि भुक्ता नाम ते मन अंत मध्यादिगा क्रमात्, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अष्टांग में, वह अहोरात्रि भुक्ता नाम ते मन अंत मध्यादिगा क्रमात्। तो जो सीजनल वेरिएशन है उसके हिसाब से अगर कोई रोग आप सोचते हो तो दैट इज नोन एज काल संप्राप्ति। बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया है आपको ज्वर डिफरेंस में, है ना। ज्वर का जब आप देखते हो तो ज्वर कहते हैं कि अपने प्रकोप काल में जो ज्वर होता है वो साध्य होता है, किसको छोड़ करके, वातज ज्वर को। वातज ज्वर जो वर्षा में होता है दैट इज कृच्छ साध्य। तो जब आप काल में भी सोच रहे हैं ना कि संप्राप्ति काल की कैसे हम बनाएं, कि अगर आपको शरद ऋतु में पित्त ज्वर होता है तो वो सुख साध्य होता है क्योंकि प्रकोप के बाद प्रशम होना है। लेकिन वर्षा काल में क्या होता है कि अगर शरद वातज ज्वर हो गया तो वो कृच्छ साध्य हो गया। तो आप क्या सोच रहे हैं, काल सोच रहे हैं, काल के बारे में सोच रहे हैं कि इस काल में ये हुआ है तो ज्यादा खराब होगा, इस काल में ये हुआ है तो जल्दी ठीक होगा। जब इस तरह की संप्राप्ति आप सोचते हो तो दैट इज नोन एज काल संप्राप्ति। या जब आप सोचते हो कि बाल के ग्रहणी साध्या, बालक में ग्रहणी साध्य है, युनि कृच्छी समारिता और वृद्धे तु असाध्वा, बालक में ग्रहणी साध्य है, युवावस्था में कृच्छ साध्य है और वृद्धावस्था में असाध्य है। तो आप काल के हिसाब से रोग साध्यता साध्यता डिसाइड कर रहे हैं, किससे, उसके बल अबल को देख करके। तो उस काल के हिसाब, काल को देख करके इस एज में गया तो इस एज में गया। या जैसे आप मान लो कहते हो कि अगर फ्रैक्चर है तो बच्चे में 1 महीने में हील हो जाएगा, युवावस्था में 2 महीने में हील होगा और वृद्धावस्था में 3 महीने में हील होगा। तो आप किसको देख रहे हो, उसके बल को देख रहे हैं। बच्चे में कफ बहुत ज्यादा है तो हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी, अगर वृद्धावस्था है तो वात की वृद्धि होगी तो हीलिंग प्रॉपर्टी डिले होगी। तो जब आप काल के हिसाब से सोचते हो, वह इसी में आ गया, वयो हो रात्रि भुक्ता नाम ते मंदादिगा क्रमात्। इसके हिसाब से जब आप सोचते हो तो दैट इज नोन एज काल संप्राप्ति। तो ऐसे संप्राप्ति को आप 2 तरह से डिवाइड करते हो, जनरल संप्राप्ति और स्पेसिफिक संप्राप्ति, विशिष्ट संप्राप्ति। सामान्य संप्राप्ति में आप चले जाते हो क्रियाकाल में और विशिष्ट संप्राप्ति में ले लेते हो संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल। तो जब इन सारे को मिला करके चिकित्सा करते हो तभी चिकित्सा पूर्ण होती है, तो तभी संप्राप्ति विघटन होता है। अगर संप्राप्ति विघटन नहीं है तो चिकित्सा नहीं। दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ संप्राप्ति। तो अब मैं शुक्ला जी को हैंड ओवर करता हूं क्योंकि 1 मिनट से कम बचा हुआ है, तो अपना वो कंक्लूड करना चाहे तो कंक्लूड कर सकते हैं। शुक्ला जी। जी सर, जी सर। सर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर, बच्चे कैसे हैं, थोड़ा सा आप क्वेश्चन पूछ। बात अब बच्चे हमसे और बच्चों को कोई दिक्कत हो